नमस्कार दोस्तों। आज की युवा पीढ़ी सिविल सर्विस की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रही है और अट्रैक्ट होना भी चाहिए। हर किसी का सपना है, हर किसी का फंडामेंटल राइट है कि वो सपना देखे और अपने सपने को पूरा करे। लेकिन इस सपने को कैसे पूरा करे, किस तरीके से सिविल सर्विस की तैयारी करे, यहाँ पे इनिशियल स्टेज में आते वक्त बहुत सारी समस्याएं होती है। खासकर एनसीईआरटी को लेकर होती है और इसी दरमियान मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किया हुआ है कि टॉपर्स की तरह एनसीईआरटी कैसे पढ़े, किस तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करें ताकि आने वाले दिनों में आपकी तैयारी की प्रक्रिया इस एनसीईआरटी के साथ एक शानदार रणनीति के तहत यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, बाकी सारे विषयों के साथ एक सामंजस्य बैठाने में मदद मिले। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को आज मैंने शामिल करने का प्रयास किया हुआ है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आईएएस पीसीएस में एनसीईआरटी का महत्व क्या है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो युवा जो वर्ग है, अधिकतर जो ठीक है भारत की जो युवा पीढ़ी है, अगर सिविल सर्विस की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो यहाँ पे आईएएस का ख्वाब है, पीसीएस का ख्वाब है। लेकिन ऐसे में एनसीईआरटी को लेके बहुतेरे जो सवाल है उनके दिमाग में चलता ही रहता है और जब तक ये सवाल पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाए तब तक यहाँ पे कह सकते हैं कि एक भ्रामकता की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है एनसीईआरटी को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट सिलेबस यहाँ पर शुरू कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का बेसिक चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है। तो किस तरीके से आप एक जो वे ऑफ जर्नी है, लवासना की जर्नी है या फिर यहाँ पे स्टेज पीसीएस की जो जर्नी है, किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उसका पूरा एक फंडामेंटल बेसिक चीज़ों से हम लोग शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। अब वो बेसिक चीज़ें यहीं से शुरू होती है यहाँ पे एनसीईआरटी को लेके। अब एनसीईआरटी को लेकर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे जो प्रश्न हैं, लगभग मैंने सारे ही प्रश्नों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया हुआ है। अगर कोई प्रश्न अगर छूट गया होगा तो आप नीचे कमेंट कर देंगे, उसका भी मैं आपको आसानी से आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ और कि मेरे द्वारा यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक की पूरी जो एनसीईआरटी है पूरा ठीक है एमसीक्यू के साथ या फिर आप कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा सिखाया जाएगा, रटाया नहीं बल्कि आपको सिखाया जाएगा। तो बिल्कुल इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे। लेकिन इसको शुरू करने से एक ओरिएंटेशन क्लास यहाँ पे रखना मेरे लिए ज़रूरी था कि आखिर आप इस एनसीईआरटी के महत्व को समझें, इसकी इम्पोर्टेंस को समझे, इसकी इंटेंसिटी को समझे कि आने वाले दिनों में यह कितना बड़ा ये रोल प्ले करने वाला है। तो आइए हम लोग एक बातों को हम लोग ध्यान से देखते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी क्या है। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक बहुत मैंने छोटा सा एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल लिया हुआ है। एक घर को आप लोगों ने बनाते हुए ज़रूर देखा होगा, जो बेस है नीचे के नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी इसकी जो आधारभूत जो संरचना है, पूरा जो इसमें रॉड डाला जा रहा है, खोद के यहाँ पे जो नींव डाला जा रहा है, तो इसमें देखिए करने में टाइम लगता है, हार्ड वर्क लगता है यहाँ पे, और एक काफ़ी इफेक्टिव होता है। क्योंकि एक बार ये बेस अगर तैयार हो जाए तो ऊपर आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक वही रोल यहाँ पे एनसीईआरटी प्ले करता है कि अगर एक बार एनसीईआरटी अगर 6 से लेकर 12 तक, मैं 6 से मैं काउंट कर रहा हूँ, 6 से लेकर 12 तक अगर आपकी एनसीईआरटी सारे विषयों की बहुत शानदार अगर हो जाती है तो आगे चल के आप जो भी बड़े एग्ज़ाम है आईएएस पीसीएस, आसानी से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। समझने में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, इजी वे में आप आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। और साथ में आंसर राइटिंग वगैरह भी आप करने की स्थिति में रहेंगे। बहुत सारे प्रश्नों का जो जवाब है अगर आप देखेंगे, हम लोग बात करें आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, तो इसमें से आपको ज़रूर 10 से 15 प्रश्न अमूमन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिसका जवाब आप आसानी से इन एनसीईआरटी बुक्स को आप पढ़ के दे सकते हैं। लेकिन अब यही होता है पढ़ने का तरीका, पढ़ने की जो प्रक्रिया कि किस वे में आपको करना चाहिए, किस तरीके से स्टडी करना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए, एक चीज़ों को परत दर परत खुलती जाएगी और आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का मतलब आप लोगों ने समझ लिया कि एनसीईआरटी क्या है। बिल्कुल एक बेस है, एक फंडामेंटल है जिसके ऊपर पूरी नींव यहाँ पे तैयार होती है। दूसरी हम लोग बात करें यहाँ पे फाउंडेशन, देख पा रहे हैं यहाँ पे जितना भी यहाँ पे बड़े जो एग्ज़ाम है यहाँ पे जैसे टॉप पे मैंने रखा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अदर गवर्नमेंट जॉब, चूँकि नीचे यहाँ पे भीड़ बहुत अधिक होती है, ऊपर जितना जाएंगे यहाँ पे ठीक है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की संख्या आपको कम दिखाई देगी। हालाँकि अभी वर्तमान में यूपीएससी पीसीएस में बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर आ चुकी है। यूपीएससी की बात करें हम लोग तो 12-13 लाख लोगों से अधिक यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है। वैसे ही हर एक स्टेट का जो पीसीएस है, जैसे बीपीएससी है, यूपी पीसीएस है, यहाँ भी कम से कम 4-5 लाख फॉर्म यहाँ पे भरा जा रहा है। तो आप इसी से जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है और उसमें सफलता का जो दर है आसानी से आप लगा सकते हैं। जैसे यूपीएससी में अगर हम लोग बात करें तो
समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 2% के आसपास भी यहाँ पे सक्सेस रेट नहीं होता है। वैसे ही पीसीएस में 0.1 या फिर 0.2% का यहाँ पे सक्सेस रेट होता है यहाँ पे। अब इतनी बड़ी कंपटीशन है यहाँ पे, और इतनी बड़ी कंपटीशन जब है तो आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अर्थात एनसीईआरटी को आप बिल्कुल ही हल्के में नहीं ले, बिल्कुल एक सीरियस वे में इसको स्टडी करने का प्रयास करें। बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ें आपका यहीं के यहीं क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के रूप में। चूँकि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म देख पा रहे हैं यहाँ पे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। पूरा मैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे देख पा रहे एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में एनसीईआरटी यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे जब एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के रूप में मौजूद है तो अब गवर्नमेंट ही एक तरीके से देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से संचालित करती है, किस तरीके से इसको मैनेज करती है यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के रूप में अगर ये मौजूद है, और यहाँ पे हर एक जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इजी अवेलेबल के रूप में देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे भारत में देख पा रहे हैं बहुत सारी जो सीबीएसई बोर्ड है उसके द्वारा हर एक स्कूल में यहाँ पे इस विषय को अप्लाई किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसी से इसकी इम्पोर्टेंस का पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें। देखिए रिसोर्स को लेके अभी जब आएंगे सिविल सर्विस की दुनिया में तो अनगिनत बुकों की यहाँ पे भरमार लगी हुई है। अब उन बुकों में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है एक ऑथेंटिक डेटा को लेके, किसी बुक में यहाँ पे कौन सी डेट लिखा हुआ है, किसी बुक में कौन सी डेट है, किसी बुक में कौन सी डेटा है। खासकर आप जब पढ़ रहेंगे हिस्ट्री वगैरह तो आपको बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसमें देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इन सारे ही कंट्रोवर्सी का आप कह सकते हैं कि जो उपाय है एनसीईआरटी बखूबी इसको दूर करने का प्रयास करता है। चूँकि एक ऑथेंटिक सोर्स है, जो भी सोर्स लिया गया है एग्ज़ाम में सपोज करिए अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है किसी भी प्रश्न को लेके तो अधिकतर मात्रा में यहाँ पे एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दिया जाता है। अर्थात एनसीईआरटी में जो डेटा है उसी को यहाँ पे अंतिम सत्य भी यहाँ पे मान लिया जाता है। तो इसीलिए आपको डेटा के रूप में हमेशा से और एनसीईआरटी का ऑथेंटिक डेटा का यहाँ पे प्रयोग करें, कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। दूसरी हम लोग बात करें यहाँ पे स्कूल लेवल की बुक है। चूँकि यहाँ पे अगर देखा जाए अमूमन यहाँ पे देखा जाए तो अगर फर्स्ट क्लास से हम लोग बात करें, फर्स्ट क्लास से लेके 12 तक की जो क्लास है जिनका भी सीबीएसई बोर्ड होता है या फिर अगर स्टेट बोर्ड भी होता है तो आपको काफ़ी दोनों में एक सिमिलरिटी देखने के लिए मिलेगी। तो पूरा स्कूल लेवल बुक है और इतना ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि अगर आप खुद से भी सक्षम है तो खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन एक कहावत है खासकर हिंदी मीडियम में फिट बैठता है कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ, गुरु बिना ज्ञान कहाँ। चूँकि अभी तक अगर आप लोगों ने इस एनसीईआरटी को पढ़ा होगा 6 से लेकर 12 तक, जो कि ठीक है 10th एग्ज़ाम के द्वारा 12th एग्ज़ाम के द्वारा, तो उस समय आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ा होगा। रटने की प्रक्रिया से आप अधिकतर मात्रा में गुजरे होंगे। तो यहाँ पे वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे जो एक नए वे में आपको सिखाया जाएगा वो यहाँ पे सबसे है कि आपका अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करवाना है, आपको एक सोचने वाला प्राणी बनाना है। फैक्ट तो आपको कहीं से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में एनसीईआरटी ने जो चीज़ें यहाँ पे बताया इसको आप आसानी से ईजी वे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ईजी वे में पढ़ सकते हैं। चूँकि 10th और 12th के दौरान समय की यहाँ पे कमी देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट तेज़ी में इस बुक को पढ़ के निकल जाता है सिर्फ मार्क्स के लिए। लेकिन यहाँ पे वैसी चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको ठीक है एकदम होता है ना कि धीरे धीरे कछुए की चाल से चलना, बेसिक चीज़ें ऐसे ही यहाँ पे कवर की जाती है। हमेशा उस घर की नींव को याद रखेंगे आप कि बेस बनाने में समय लगता है। एक बार वो बेस बन जाए ठीक है 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल बनाने में समय नहीं लगता है। तो सिंपल लैंग्वेज है, आपको स्लोली आराम से पढ़ के जाना है। और हर एक जो कॉन्सेप्ट है सबसे में इम्पोर्टेंट है ठीक है कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि आखिर ये कहना क्या जा रहा है, कहना क्या चाह रहा है, क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों नहीं है, पूरे के पूरे इन सारे ही टर्मोलॉजी को बारी बारी से यूज में लाना है। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक्स क्वेश्चंस ऑफ ऑल पेपर। इसका मतलब ये है कि अगर आप ठीक है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं,
इसके अलावा रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पे जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक स्टैटिक्स जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऑल पेपर का अमूमन देखेंगे तो सारा का सारा जो प्रश्न है लाइन बाय लाइन आपको यहीं से पूछा जाता है। अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे बीपीएससी का जो प्रश्न हुआ था ज्योग्राफी से, महज 8th क्लास के ज्योग्राफी से लगातार जो ठीक है 3-4 जो टॉपिक है, इसमें 3-4 टॉपिक से 4 प्रश्न पूछा गया। सोचिए लाइन बाय लाइन वहीं से उठा कर डाल दिया गया। और मैं सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी पीसीएस का भी यही हाल है। यूपीएन की यूपीएससी भी इससे छूता नहीं है। यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे लाइन बाय लाइन देखेंगे तो बहुत सारे जगहों से यहाँ पे प्रश्न बनाने की कोशिश की जाती है। तो वैसे हम आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर करके नहीं चलेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस ऑफ ऑल पेपर। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं इजी अवेलेबल ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे कि आप ठीक है अगर आप कंफर्टेबल है ऑनलाइन पढ़ने में, अगर आपके पास एक लैपटॉप है, टैबलेट है। फ़ोन में थोड़ा सा देखिए पढ़ने में दिक्कत होता है, ठीक है, 5-6 इंच की स्क्रीन में आँखों में दर्द होने लगता है। तो कोशिश कीजिए टैबलेट का यूज़ करिए। आजकल 10 इंच 12 इंच का टैबलेट आ गया है, लैपटॉप सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे इजी अवेलेबल है ऑनलाइन, आसानी से आप एनसीईआरटी के साइट में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आसानी से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इजी वे में इसको आप पढ़ भी सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इसके अलावा ऑफलाइन भी इसकी जो बुक है बहुत अधिक कॉस्टली नहीं है। जिसे देखेंगे तो जनरली आपको 50 रुपये से इसकी बुक स्टार्ट हो जाती है। अधिकतर जो क्लास की जो बुक है खासकर 6 वगैरह की 50 रुपये में आपको ठीक है मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं है, कॉस्ट वगैरह कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। कोशिश कीजिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो बहुत सारा साइट है यहाँ पे, अमेजन का हो गया, फ्लिपकार्ट का हो गया, इसके अलावा बहुत सारी साइट है। अगर आप लोग कहेंगे तो नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ पे आपको पूरा 6 से लेकर 12 तक की जो बुक है एक बार आपको कंप्लीट मिल जाएगी इसकी हार्ड कॉपी। तो समस्या ही नहीं रहेगी। हार्ड कॉपी में क्या होगा कि आपको रीडिंग लगाने में आसानी रहेगी, जब मन करे जैसे मन करे पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं फेवर करता हूँ हमेशा ठीक है ऑफलाइन को लेके यहाँ पे हार्ड कॉपी को यहाँ पे आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। ओरिजिनल ख़रीदिएगा, ठीक है। कॉस्ट में बहुत अधिक फ़र्क नहीं आता है। अगर आप जीरोक्स भी लेते हैं तो एक अच्छा खासा आपको कीमत चुकानी पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि जो ओरिजिनल है उसका व्यूइंग जो होता है, व्यू जो होता है ठीक है अट्रैक्टिव दिखता है, यहाँ पे जो भी इमेज वगैरह बना होता है थोड़ा सुंदर लगता है, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर उस पर दिखाई देती है। तो ओरिजिनल में ही आप लोग जाएंगे, ठीक है, इसी को आप बाई करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है कि नया एनसीईआरटी पढ़ें या फिर पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें, न्यू वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी। अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे जो एनसीईआरटी है समय के साथ अपने आप को ठीक है बहुत अधिक मॉडिफिकेशन करते हुए चल रहा है। जिससे भी हाल ही में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि कुछ टॉपिक को, कुछ सब्जेक्ट के अंतर्गत कुछ टॉपिक को हटाया गया। जिसे मुग़ल काल बहुत फेमस था 11th या 12th क्लास की एनसीईआरटी में। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जब एनसीईआरटी इतना परिवर्तन कर रहा है, अर्थात बहुत सारे अनवांटेड चीज़ों को हटाने का जब प्रयास कर रहा है, तो उसको आपको ज़बरदस्ती ढोक के नहीं चलना है। फाइनली यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इसको रेगुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे पुरानी एनसीईआरटी का आप लोग चक्कर छोड़ दीजिए। जो नई एनसीईआरटी है, जो कॉन्सेप्ट है, इसी को आप क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश कीजिए। पुरानी एनसीईआरटी में बहुत सारे यहाँ पे डेटा हुआ है, दिया हुआ है। कोई भी विषय को आप उठा के देखेंगे इतना डीपली लेवल पे दिया गया कि अगर आप इसी को एनालिसिस करके अच्छे से पढ़ लेंगे तो आसानी से यहाँ पे पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का यहाँ पे इससे निकाला जा सकता है। लेकिन पढ़ने का तरीका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि इसके जगह बहुत सारे अभी स्टैंडर्ड जो मार्केट में बुक आ गई है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आने वाले दिनों में मेरे द्वारा इसकी सारी की सारी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, ये कराई ही जाएगी। थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया होती है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर होगी ही होगी। तो आपको कोशिश करना है न्यू एनसीईआरटी को ही यहाँ पे फेवर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कैसे पढ़ें। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे कि सब्जेक्ट वाइज पढ़े, क्लास वाइज पढ़े, वे ऑफ स्टडी क्या है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक का जो एनसीईआरटी है, एक तो होता है सब्जेक्ट वाइज, दूसरा है यहाँ पे क्लास वाइज। अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं या फिर पुराने स्टूडेंट है, डजेंट मैटर यहाँ पे, तो आप लोगों ने क्लास वाइज तो बहुत पढ़ा होगा। 6 में जैसे होंगे तो आप लोगों ने ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री भी पढ़ा होगा, इसके अलावा ठीक है जो बाकी का जो सब्जेक्ट है साइंस वगैरह सब पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे वो गलती यहाँ पे नहीं दोहराना है। कोशिश यही करना है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज को यहाँ पे ठीक है
प्रायोरिटी देना है। अर्थात अगर आप 6 क्लास का एनसीईआरटी यहाँ पे अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए 6 से लेकर 12 तक की जो हिस्ट्री है पूरा पूरा पढ़ जाए, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे एक दूसरे से लिंक होते हुए नज़र आएगा। 6, 7, 8 की जो बातें हैं फिर 9, 10th में रिपीट होगी, 9, 10th की बातें वहीं बातें फिर 11, 12th में रिपीट होगी। तो एक आपको लिंक बनते जाएगा, कहीं से कोई यहाँ पे समस्या नहीं होगा। तो यहाँ से भी जो कन्फ्यूजन होगा आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट वाइज इसको लेके चले। फर्स्ट टाइम में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए कि तेज़ी से आप इसको अगर एक बार पढ़ के निकल जाते हैं, फिर अपना अपना अंदाज में यहाँ पे मैं कोशिश, ठीक है, यही कीजिए आप लोग कि फर्स्ट बार आपको, ठीक है, रीडिंग करना है, जो भी शब्दावली है उससे परिचित होना है। दूसरे बार में यहाँ पे ध्यान रखिएगा अंडरस्टैंड, ठीक है, पूरा पूरा समझने की कोशिश करना है, जो भी फैक्ट है उसको यहाँ पे नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे जब समझ के जो भी फैक्ट है नोट डाउन करेंगे तो लंबे समय तक आपके मेमोरी में किसी न किसी रूप में मौजूद होगी। बोला जाता है ना एग्जाम में मैंने तुक्के से लगा दिया, और तुक्के से नहीं होता है। कभी न कभी आप किसी न किसी समय ज़रूर वो आपकी नज़र से गुजरी हुई है, या फिर ज़रूर कहीं न कहीं उसको आपने स्टडी किया हुआ है। वही चीज़ें फाइनली, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा उसके बाहर किया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है यहाँ पे अप्लाई डे टू डे लाइफ करेंट से। अभी मैं बात करूँगा कि इसके साथ क्या पढ़ें, क्योंकि जो भी आपने इन 2 प्रक्रियाओं को कंप्लीट अगर किया है, सपोज करिए अगर आप जियोग्राफी ही पढ़े हुए हैं तो जियोग्राफी में जैसे कि मौसम परिवर्तन है, क्लाइमेटोलॉजी जिसे बोला जाता है, अगर, ठीक है, मौसम में कोई परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे खासकर मानसून के दिनों में, तो आपको एडिटोरियल देखने के लिए मिल जाएगा। अब उस एडिटोरियल को पढ़ने की कोशिश कीजिए, अर्थात एनसीईआरटी की पढ़ी हुई बातें न्यूज़ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए कि जो न्यूज़ वाले बता रहे हैं उसको मैं आसानी से पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बार बार अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। अब जब ज्योग्राफी को जब बेसिक नॉलेज आपको क्लियर हो जाएगा तो इतना पता होना चाहिए कि भूकंप क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या इसके पीछे कारण है। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे डे टू डे लाइफ से इसे कोरिलेट करने का प्रयास कीजिए। साइंस तो इतना इम्पोर्टेंट है डे टू डे लाइफ से। अगर आप, ठीक है, प्याज छील रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहा है, जानने की कोशिश कीजिए क्यों हो रहा है। डेली डेली आप, ठीक है, गैस में खाना बनाते हैं, फिर आपकी फैमिली मेम्बर बनाते हैं खाना, गैस में क्या है, क्यों, ठीक है, वो इतना स्मेल देता है, क्यों उसमें आग लग जाती है, कौन कौन से इसे केमिकल मिला हुआ है। तो पूरा पूरा डे टू डे लाइफ, हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करना है और फिर इसको अप्लाई करना है करेंट अफेयर में। उसके बाद, ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। आगे मैं आपको रिकमेंड करते रहूँगा स्टैंडर्ड बुक यहाँ पे, जैसे हिस्ट्री का है, पॉलिटी का, इकोनॉमी का है, करेंट अफेयर हो गया, सोशियोलॉजी का हो गया, या फिर ऑप्शनल को लेके हम लोग बात करेंगे, इथिक्स को लेके बात करेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को लेके बात करेंगे। कोई भी चीज़ यहाँ पे छूटने नहीं जा रहा है, बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। उसके बाद यहाँ पे रिवाइज बिफोर एग्ज़ाम, ये बहुत ज़रूरी है कि रिवाइज के समय यहाँ पे एनसीईआरटी को जनरली देखेंगे तो लगभग 99% स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। एक बार पढ़े और फिर उसको गर्त में डाल दिए, डस्टबिन में डाल दिए, वो नहीं करना है। हमेशा से एक चीज़ को बहुत ध्यान रखना है, वो चीज़ नहीं करना है, गर्त में इसको नहीं डालना है, हमेशा ही इसको साथ में लेके चलना है। एग्ज़ाम के पहले भी इसका रिवीजन अनिवार्य है, मैंडेटरी है, करना ही करना है, क्योंकि इसमें लिमिटेड जो कही गई बातें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत रिलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें हाउ मेनी बुक्स रीड, चूँकि यहाँ पे बहुत सारे बुक हैं एनसीईआरटी में, लेकिन जो भी कोर सब्जेक्ट है, जैसे हम लोग हिस्ट्री की बात करें 6 से लेकर 12th, उसी तरीके से जियोग्राफी है यहाँ पे 6 से लेकर 12th, पॉलिटी भी लगभग आपको, ठीक है, 8th 9th से यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखाई देगा, 8th 9th से, ठीक है। 6 में भी बहुत बेसिक चीज़ें आपको दिखाई देगी। उसके बाद इकोनॉमिक में 9th से ये शुरू होगा। सोशल भी देखेंगे तो अमूमन ये 9th से देखने के लिए मिलेगा। साइंस 6 क्लास से भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन साइंस को 10 तक यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट करना है। 11th और 12th में बहुत लिमिटेड टॉपिक को पढ़ना होता है, क्योंकि 11th 12th में अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो समझ ही पा रहे हो कि एमबीबीएस के लिए एग्ज़ाम के लिए होता है, तो बहुत डीपली हो जाता है, वहाँ सेलेक्टेड एरिया कवर करना होता है। उसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सिलेक्टेड एरिया को, कंपटीशन को ध्यान में रख के पढ़ना होता है, अदरवाइज फिर इंजीनियरिंग वाले स्ट्रीम में आप चले जाएंगे। तो समस्या है यहाँ पे साइंस को लेके। 6 से लेकर 10 तक कोशिश कीजिए कंप्लीट करें, उसके बाद से आगे चल के मैं आपको गाइड करूँगा ही करूँगा। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए, ठीक है, सबको बारी बारी से मैंने बताया सब्जेक्ट वाइज आपको रीड करना है।
उसके बाद से यहाँ पे एनसीईआरटी यहाँ पे शेड्यूल क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे कि एनसीईआरटी एक बार होता है ना कि ले आए 5 किलो 10 किलो बुक उठा के ले आए, वो तो ऐसे ऑटोमेटिक ही आपको परेशान करने लगेगा कि इतनी सारी बुक एक बार में कैसे करें। अगर इतना आपको दिक्कत है, मेंटली अलर्ट नहीं है इतना बोझ ढोने के लिए, तो एक एक बुक लाया कीजिए। 6 का हिस्ट्री ले आइए। अगर आप अच्छे सिटी में मौजूद हैं, गांव में हो तो मजबूरी है एक ही साथ आपको सारा सारा बुक मंगाना होगा, लेकिन उसके लिए आप कहीं भी हो डजेंट मैटर, एक शेड्यूल आपको मेंटेन करके चलना होगा कि हमें पूरे पूरे एनसीईआरटी को, चाहे वो 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो, 6 महीना हो, साल भर हो, डिपेंड करता है कि आप किस दरमियान आपने तैयारी की शुरू किया है। 10th के बाद किया है, 12th के बाद किया है, ग्रेजुएशन के बाद किया हुआ है। अगर लिमिटेड टाइम है तो आपको, ठीक है, दिमाग इसका मतलब कि खुला हुआ है, आसानी से आप इन सारी चीज़ों को गेन कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी शेड्यूल में हमें ध्यान रखिएगा, एक चीज़ बहुत मायने रखता है, और वो यहाँ पे हार्ड वर्क, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी यहाँ पे कंटिन्यूटी यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। कंटिन्यूटी नहीं बनेगा, समस्या आने लगेगी। अब उसके बाद है यहाँ पे कब से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दें, इसमें मैं कुछ कंडीशन दे रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास मैसेज भी करते हैं, ठीक है, वे 9th-10th का स्टूडेंट होते हैं, 10th से नीचे, 10th के बिलो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जब 10th में होते हैं, इसके अलावा 12th में होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन, या फिर यहाँ पे जो ग्रेजुएशन फाइनल कर लिए होते हैं, ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट है, और वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है। तो यहाँ पे कोशिश करना है 10th 11th 12th यहाँ तक के स्टूडेंट को प्राइमरी, यहाँ पे यहाँ इवेंट की ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट को प्राइमरी यहाँ पे सबसे पहले वे जिस किसी क्लास में है, ठीक है, वहाँ बेहतर करने की कोशिश करना है। कि हमें हर हाल में, अगर 10th में है तो एक अच्छा परसेंटेज की आप उम्मीद करें, चीज़ों को समझ समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। वहीं 12th में, वहीं ग्रेजुएशन में है, बहुत सारा मैसेज मेरे पास आता है कि ग्रेजुएशन में आए हैं सर, अभी से आईएएस की तैयारी करना शुरू कर दे। तैयारी करने में देखिए, ठीक है, कोई आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन वही है ना कि जो सही समय है, जो समय है अभी आपको जिस काम के लिए, उस पर आप अधिक से अधिक प्रायोरिटी देने की कोशिश करें। ग्रेजुएशन के बाद तो फाइनली अगर आपको तैयारी का मन है, ठीक है, तो फिर डिग्री आपको मिलेगा, तभी तो आकर आप तैयारी करेंगे। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रख के चलना है कि प्रायोरिटी आप जिस किसी क्लास में हो, ग्रेजुएशन के पहले जिस किसी भी क्लास में हो, सबसे पहले उस क्लास को प्रायोरिटी दे। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा है कि नहीं हमें सिविल सर्विस ही करना है, किसी भी प्रकार का कोई डाइवर्जन नहीं है, तो फिर यहाँ से भी आप एनसीईआरटी को शुरू करें। 10th में है तो आपको और मज़ा आएगा, सारी चीज़ें फिर से रिपीट होगी। 12th में है तो ठीक है, और मज़ा आएगा इसमें। तो करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि इसके लिए फिर से एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, और मुझे नहीं लगता है कि 10th में जो स्टूडेंट है उसके पास एक्स्ट्रा समय होता होगा, क्योंकि वहाँ पे हमेशा दबाव होता है एक अच्छा मार्क्स लाने की, जो कि ठीक है ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे भी बहुत चैलेंज होता है। जो आप पढ़ रहे हैं ना, एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ रहे हैं 10th में, उसी को आप अच्छा कर लीजिए, फिर आपको बहुत अधिक यहाँ करने की ज़रूरत नहीं होगी। 12th में भी है तो मैं वही कहूँगा, ग्रेजुएशन में है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे आकर डिपेंड करता है। अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं तो आप आसानी से इसमें टाइम दे सकते हैं, साइंस वाले हैं तो भी इसमें आप समय दे सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में इतना समय ज़रूर होता है कि आप डेली 2 घंटे 1 घंटे आप निकाल पाए, एनसीईआरटी को दे पाए। आफ्टर ग्रेजुएशन तो कोई समस्या ही नहीं है। आफ्टर ग्रेजुएशन कोशिश कीजिए पूरा पूरा एनसीईआरटी 2 से 3 महीना में 6 से लेकर 12 तक हर सब्जेक्ट को इतना तेज़ी से आप पढ़ते जाए, उसका नोट्स भी बनाते जाए, एक बार नहीं, कम से कम 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपको रिपीट जरूर करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ क्या पढ़े। मैंने बताया हुआ आपको कि जो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, सबका आपको इस न्यूज़पेपर से अप्लाई करने की कोशिश करना है। जब तक इस न्यूज़पेपर के साथ अप्लाई नहीं करेंगे, कोरिलेट नहीं करेंगे, तब तक आपको एनसीईआरटी पढ़ने में फील नहीं आएगा, समस्या होने लगेगी। तो न्यूज़पेपर अगर आपको समझ में आ जा रहा है एनसीईआरटी को पढ़ के, तो फिर आपकी चीज़ असली है, आप इसका मतलब एनसीईआरटी को आप समझ पा रहे हैं। आगे कंपटीशन के लिए, आईएएस पीसीएस के लिए आपकी तैयारी मजबूत हो रही है। अब यहाँ पे आप जिस किसी भाषा में, हिंदी है, इंग्लिश है, जिस किसी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, वहीं आप न्यूज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए। और न्यूज़ पढ़ने का भी तरीका होता है, एडिटोरियल को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई ज्वलंत मुद्दा है यहाँ पे, ठीक है,
करेंट के दृष्टिकोण से, जो कि बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, वैसे मुद्दों से बचने की कोशिश कीजिए। पॉलिटिकल मुद्दों से खासकर बचने की कोशिश कीजिए। एडिटोरियल इसमें सबसे मस्ट है, एडिटोरियल पे यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, एडिटोरियल आ रहा है जैसे कि मैंने बताया था तभी, अर्थक्वेक से संबंधित, साइंस से संबंधित, क्लाइमेटोलॉजी मौसम विज्ञान से संबंधित है, तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन क्लास करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। अगर आपकी बेसिक बहुत ही कमज़ोर है तो ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बोला है कि 6 से लेके 12 तक की पूरी जो एनसीईआरटी है, ठीक है, जल्द ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कंटिन्यू रूप से चलते रहेगी, कहीं से कोई आपको समस्या नहीं आएगी। अगर आप खुद से भी सक्षम हैं, ऑनलाइन क्लास करना नहीं ज़रूरी है, इन द सेंस कि आपको अपना शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल आपको मेंटेन करके चलना होगा कि आप खुद करने में यहाँ पे रिलायबल है, खुद यहाँ पे आप करने में सक्षम है। ये पूरे आप पे डिपेंड करता है, आप कितना एनर्जेटिक है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, बिल्कुल और बिल्कुल ये सेल्फ स्टडी, सेल्फ पे डिपेंड करता है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट फॉर ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि एनसीईआरटी देखिए पढ़ने के बाद होता क्या है कि उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और छोड़ देने का मतलब यही है कि आपने पढ़ लिया चीज़ें, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, किस फॉर्म में किस तरीके से याद रहना चाहिए वो यहाँ पे रिकॉल ही नहीं हो पाता है। तो कोशिश कीजिए यहाँ पे कि एनसीईआरटी का जो टेस्ट है, ठीक है, पेपर जो एनसीईआरटी का जो होता है लास्ट में देखे होंगे, एक एक सब्जेक्ट के लास्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है। तो वहाँ से आप कोशिश कीजिए जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वहाँ से बनाए, जो भी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है वहाँ से बनाए। जब मैं कराऊंगा तो अलग से भी टेस्ट सीरीज़ का आप लोग के लिए, ठीक है, टॉपिक वाइज या पूरे एक क्लास का आपको इकट्ठे में प्रोवाइड भी करूँगा, ताकि आपको पता लग पाए कि प्रश्न जो है एनसीईआरटी में किस तरीके से एग्ज़ाम के द्वारा बनाया जाता है, कैसे एनसीईआरटी के जो भी तथ्यात्मक चीज़ें या फिर जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो लंबे समय तक हम लोग गेन कर पाए। तो ये बहुत जो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। सारा मैं कराऊंगा। डिस्क्रिप्टिव यहीं से आपको डेली की डेली कोशिश करना है, नोट्स बनाएंगे तो यहीं से आपके, ठीक है, हाथ में लिखने की जो रफ्तार है थोड़ी बहुत तेज़ भी होने लगेगी, हैबिट बन जाएगी, आप अच्छे तरीके से चीज़ों को लिख पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, प्राइमरी होता है नोट्स बनाना। ठीक है, नोट्स को आप ज़रूर बनाएं, और जो भी लास्ट में मैंने बताया ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव, इसे भी, ठीक है, सॉल्व आउट करने का प्रयास ज़रूर करें। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन के आता है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ लेने से आईएएस बन जाएंगे। देखिए, ये कैसा सवाल है, मैंने बताया हुआ था आपको कि एनसीईआरटी पढ़ लेने से आईएएस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने बिल्कुल एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो आईएएस बनने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी यहाँ पे कम हो जाएगी। अब बेस ही आपका तैयार नहीं रहेगा डायरेक्ट, अगर आप, ठीक है, बहुत मैंने होता है ना जो टॉपर्स जो होते हैं, अब वो वैसे समझ ही पा रहे हैं यहाँ पे मुश्किल से उस एग्ज़ाम में देने वाले टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 में जो भी स्टूडेंट होते हैं, उनकी जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। या तो ये बहुत अच्छे घर से होते हैं या फिर उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे स्कूलों में हुई होती है। तो वहाँ से अपने आप को बहुत अधिक तुलना करने का प्रयास नहीं करें। वहाँ से तुलना करेंगे तो फिर आपको निराशा हाथ लगेगी, पता चले कि वे लोग कुछ नहीं पढ़ा, लोग जाकर टॉप कर दिया। इंटरव्यू में अधिकतर जो बातें होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो बोली जाती हैं अधिकतर वो देखिए स्क्रिप्टेड बातें होती हैं। तो वहाँ से आपको मोटिवेशन लेना है, पढ़ने के लिए मोटिवेशन लेना है। ये नहीं मोटिवेशन लेना है कि बस 5 ही घंटा पढ़े, 4 ही घंटा पढ़े, ऐसा आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, अपने आप की काबिलियत को, अपने आप के पोटेंशियल को खुद आपको पहचानना है। आपका कंपटीशन अपने आप से है, ना कि उन टॉपरों से है, बाकी स्टूडेंटों के साथ है। ठीक है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या एनसीईआरटी पढ़ने से आईएएस बन जाएंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैंने क्वेश्चन टैग लगाया है। बिल्कुल ये आप पे डिपेंडेंट करता है, आप कि किस तरीके से आप इसको पढ़ रहे हैं। अगर आपकी एनसीईआरटी की जर्नी शानदार होती है तो आईएएस बनने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। जैसे ठीक वैसे ही ये साधन और साध्य। अब यही समझना है आपको कि अगर आपको साध्य, अगर यूपीएससी है, पीसीएस है यहाँ पे किसी भी स्टेट का, तो यहाँ पे जो साधन अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी, बहुत सारे साधन होते हैं एनसीईआरटी, अलग अलग जो सब्जेक्ट है, करेंट है, उसमें से एक साधन यहाँ पे एनसीईआरटी भी होता है। साध्य आपका लक्ष्य है और साधन जो होता है आपकी, ठीक है, मतलब उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो तरीका होता है।
जैसे कि मार्क्स ये है यहाँ पे, मार्क्स, कार्ल मार्क्स का आप लोगों ने नाम जरूर सुना। मार्क्स बोलता था कि साध्य को पाने के लिए किसी भी प्रकार का साधन का यूज कर लेना चाहिए, बस साध्य मिलने से मतलब है। अर्थात साधन गलत हो, सही हो, हिंसात्मक हो, डजेंट मैटर। गांधी बोलते थे कि देखो, साध्य जितना पवित्र होता है, साध्य जितना पवित्र होता है, साधन भी उतना ही यहाँ पे पवित्र होना चाहिए। इसका मतलब कि इस साध्य को, इस लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो दोनों में अंतर है। यहाँ पे गांधी की विचारधारा मार्क्स की विचारधारा से कहीं आगे जाकर ठहरती है। तो आपको ठीक यही कोशिश करना है, एनसीईआरटी को एक साधन बना के चलना है, साधन बना के चलना है इस साध्य को प्राप्त करने के लिए। तो आई होप मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच रही होगी। अगर इतनी सारी बातें क्लियर है तो आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करें। मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे ही प्रश्नों को जवाब दे दिया है। फिर भी अगर कोई प्रश्न, अगर एक आध प्रश्न छूट रहा है तो नीचे आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं उसका भी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और क्लासेज आपको, आप लोगों की जल्द स्टार्ट हो जाएगी। 6 से लेके 12 तक की जो एनसीईआरटी है, बिल्कुल इसके लिए आपको निफिक्र रहना है। हाँ, लेकिन आपको सिंसिरिटी दिखाना होगा, डेली की डेली आपको फॉलो करना होगा, तभी जाके आप इसका बेनिफिट अच्छे से उठा सकते हैं। टेस्ट वगैरह के लिए कोई, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। टेस्ट वगैरह खुद मैं प्रोवाइड करूँगा। जैसे मैं टॉपिक को कराऊँगा, टॉपिक से कोरिलेट करके कोई भी प्रश्न पूछा गया होगा, चाहे पीसीएस में या फिर यूपीएससी में, वैसे प्रश्नों को मैं कोरिलेट करके बताऊँगा कि देखिए किस तरीके से इन बड़े एग्जामों की तरह प्रश्न को पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको भी बिल्कुल यहाँ पे निफिक्र रहना है। तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम लोग अगला क्लास। वीडियो को लाइक शेयर करते रहे एंड जय हिंद।